हाँ, जय हिंद साथियों। मैं वीवीएस कार्तिक आपके अपने चैनल ओम एग्जामकर में मैं स्वागत करता हूं और मैं अब पॉलिटी की सीरीज चालू कर रहा हूं, जिसका पहला जो वीडियो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है और अब मैं सिटीजनशिप को पढ़ाने जा रहा हूं और मैं वादा करता हूं आपसे कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस ख़त्म करूंगा और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, A to Z कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, जो नागरिकता का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप क्या है। तो नागरिकता का सामान्य अर्थ व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य को नागरिकता का स्तर प्राप्त होता है। नागरिकता जो है, नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसे राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जो उस राज्य के विशेष निष्ठा रखता है राज्य के प्रति, उसी को तो नागरिक कहेंगे। नागरिकता में यह तथ्य सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही, साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य दिए जाते हैं। जिससे उसका क्या हो, उस व्यक्ति का, उस नागरिक का सर्वांगीण विकास हो, साथ साथ समाज के कल्याण हेतु भी नागरिकता कतिपय व्यक्ति के दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। संवैधानिक उपबंध क्या है, तो ये भी देख लीजिए भाई कि संवैधानिक उपबंध क्या हैं। संवैधानिक उपबंध क्या हैं? भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कोई भी व्यक्ति एक ही नागरिकता लेगा, दोहरी नागरिकता नहीं लेगा। जैसे कनाडा वगैरह में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्टेट व फेडरेशन की पृथक पृथक नागरिकताएँ हैं, यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता है लेकिन भारत में नहीं है। अब संविधान में जो भाग 2 है उसमें नागरिकता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, ये देखिए आप कि अनुच्छेद 5 कहता क्या है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी 5 कहता है कि जब संविधान प्रारंभ होता था आपको नागरिकता मिल गई थी। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, यानी पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। नंबर 8 अनुच्छेद 8 जो है, भारत के नागरिक, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति नागरिकता के अधिकारी हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। नागरिकता, संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको अधिकार है? अगर नागरिकता संबंधी कोई अधिकार बनाएगा तो वो है संसद, पार्लियामेंट बनाएगी।
अतः नागरिकता संबंधी उपबंध जैसे न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ये अनुच्छेद 11 आपका कहता है। अब संसद ने नागरिकता के अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किया, जो मुख्यतः निम्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ये 5 हैं, ध्यान रख दो। 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में नागरिकता संबंधी संशोधन किया गया है। आगे और देखो, नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार में क्या अंतर है? भाई, कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, लेकिन उनमें से कुछ अधिकार ऐसे भी होंगे जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। वो देखो कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है देख लो, धर्म है, मूल वंश है, ये लिखा है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के में अवसर की समानता किसको देगा? केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 क्या है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण का किसे? भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 क्या है? शिक्षण। अनुच्छेद 30 है आपका अनुच्छेद 30 है आपका शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 है आपका ये। उसके साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, ये तो भारतीयों को मिलेंगे विदेशियों को भी मिलेंगे। कौन कौन से हैं ये देखो लिखा है आपका। अनुच्छेद 14, 20, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये भारतीयों को साथ विदेशियों को भी मिलेंगे, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलेंगे। ठीक है भैया, आगे देखो, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार यही हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 का ए है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था। ये मौलिक कर्तव्य भी है और मूल अधिकार में भी है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 23 है बलात्कार, श्रम व मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अनुच्छेद 24 है जोखिम पूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 से 28 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या है मामला। इसके ध्यान रखना भाई, कम से कम 3 पार्ट मैं दूंगा। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में निर्वाचन हेतु मत देने का अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल किसे है? भारतीय नागरिकों को है। फिर से देखिए, लोकसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचन में मत कौन देगा? केवल भारतीय नागरिक देंगे। अधिकार तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि विदेशियों को भी नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर कौन नियुक्त होगा? तो केवल भारतीय नागरिक। कानूनी दर्जे के अधिकार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग। कानूनी दर्जे के आधार पर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को मुख्य 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 4 भाग हैं ये देखिए। कानूनी अधिकार पर नंबर 1 नागरिक है। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 में है आपका नागरिक।
भारत के पूर्ण सदस्य हो, राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले, मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य की प्राप्तकर्ता, ये क्या है? नागरिक है। नंबर 2 क्या है? अन्य देशी व्यक्ति यानी एलाइन फॉरेनर, जिसे इन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये शत्रु या मित्र अन्य देशी हो सकते हैं। उसके बाद है राज्य विहीन। इस श्रेणी में अवैध प्रवासियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नागरिकता संबंधी दस्तावेज न होने के कारण उन्हें क्या घोषित किया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। फिर आता है आपका रेफ्यूजी, शरणार्थी। अपने मूल देश में वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता, सामाजिक उत्पीड़न के आधार पर विभेद व भय के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? शरणार्थी। ठीक है भैया, शरणार्थी कहलाते हैं। अब आगे देखिए आप, भारतीय नागरिकता का स्वरूप कैसा? नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारत का संविधान एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, अर्थात संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता को मान्यता देता है। भारत अपने नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकता धारण करने का अनुमति देता है एवं एक साथ कई देशों को नहीं। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है। विधिक व्यक्ति कैसे? जैसे कंपनी हो गई आपकी, निगम हो गया आदि को नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में हुआ था आपका। एकल नागरिकता की अपवाद क्या है? तो भारत में एकल नागरिकता के बावजूद कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न राज्यों के नागरिकों में भेदभाव की संभावना पैदा करते हैं। ऐसे प्रावधान निम्नलिखित है, वो आप लोग देख लीजिए। जैसे संविधान का अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, परंतु निवास स्थान जैसे प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है, क्योंकि निवास स्थान उक्त आधारों में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 का अंगा नागरिकों को भारत में कहीं भी आबाद, संचरण एवं निवास के अधिकार का प्रावधान करता है, परंतु अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 5 में युक्त निर्बंध में व्यवस्था है कि साधारण जनता एवं अनुसूचित जाति के हित में उक्त स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्या है? देखते हैं भैया। नागरिकता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, 5 शर्तें हैं इसकी, 1-2 नहीं है, कुल 5 यानी 5 शर्तें हैं। ये 5 शर्तें देख लीजिए कौन कौन सी हैं। जन्म से, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक आपको बताए दे रहा हूँ। BRIND ब्रांड करके एक ट्रिक है, यानी बर्थ से हो जाएगा, D से डिसेंट वंशागत हो जाएगा, R से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। आगे और देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति कब? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 लागू होता है कि पहले जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक रहा हो। कोई भी क्या रहा हो? कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। अब आगे देखते हैं तो कह रहा है नागरिकता संशोधन 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना, एक भारतीय नागरिक लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यानी वो ऐसा ना हो कि उसको नागरिकता मिल भी हो, ये मामला है,
अब 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों। नंबर दूसरा कहता है वंशानुगत में है ये मामला। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को जन्म के समय माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसमें मिलेगी, वंशानुगत में मिलेगी, यानी वंश उसका भारतीय है। नंबर 3 पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन में बोल रहा है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से 7 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। भारतीय नागरिकता से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी क्या होंगे, वो रजिस्ट्रेशन से भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अब आता है देशीकरण से, तो देशीकरण भी देख लेते हैं हम लोग। देशीकरण से भैया देख लेते हैं कि देशीकरण से क्या है, एन से नेचुरलाइजेशन हो जाएगा, ए से एक्वाजिशन हो जाएगा टेरिटरी का। तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो। ऐसे देश का नागरिक ना हो तो उसको मिल जाएगी कहाँ से, नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से नागरिकता मिल जाएगी। और देखिए आप, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं में वर्णित किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो, अच्छे चरित्र का हो। एक विशेष उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। इस प्रकार नागरिक बने प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। नए क्षेत्र, अब ये एक्वाजिशन से क्षेत्र सम्मिलित कर लिया अगर तो फिर तो वहाँ के नागरिक हो जाएंगे ना अपने, तो नए क्षेत्र के भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर भी हो जाएगा। अब ये देखिए कि नागरिकता समाप्त कैसे होगी। भाई अगर कोई चीज़ मिलती है तो कुछ ख़त्म भी तो कर सकता है, तो नागरिकता समाप्ति, नागरिकता टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता का परित्याग। पूर्ण आयु यानी आयु पूर्ण हो उसकी, 18 वर्ष हो। क्षमता का कोई भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा केंद्र सरकार किसी युद्ध में अगर व्यस्त है तो रोक देगी, वरना साइन कर देगी, जाओ भैया नागरिकता त्याग दी गई तो आपकी। ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नहीं रहेगा, लेकिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेगा। ठीक है। फिर बर्खास्ती क्या है स्थिति, तो देखिए किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी मैं मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने किसी देश की नागरिकता ले ली तो स्वतः मेरी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत सरकार युद्धरत हो। फिर से वही बात आ गई, युद्ध में व्यस्त है, किसी युद्ध में शामिल हो अथवा केंद्र सरकार और इस संबंध में सहमति प्रदान ना करे। और देखिए ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण बाई नेचुरलाइजेशन या पंजीकरण बाई रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। कैसे वंचित करेगी, निम्न आधार ये हैं, यदि उस व्यक्ति ने द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी छल, झूठ, कपट का प्रयोग, वास्तविक तथ्य छिपाए गए हों। अन्य क्या है, भारत के संविधान के प्रति वह अनादर व अनिष्ठा रखता हो, या किसी युद्ध में भारत जब शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से गोपनीय सूचना दी हो, या अवैध व्यापार किया हो जो राष्ट्र विरोधी है, तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी। और क्या है, नागरिक के रूप में पंजीकरण और देशीकरण के बाद 5 वर्षों में व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ हो। और क्या है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष तक रहा हो तो इसकी जो है नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और नोट में क्या है देख लीजिए आप, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है,
जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। और देखिए 7 वर्षों से भारत में रहने वाले से तात्पर्य है कि इस दौरान वह क्या किया हो, इस दौरान उसने किसी शिक्षा संस्था में पढ़ा हो और ना तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा हो, ना ही भारत के सरकार के साथ या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सेवा में हो जिसमें भारत सदस्य हो, तो उसकी नागरिकता फिर से छिन सकती है। और देखिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC किसी राज्य में सभी विधिक नागरिक का एक अभिलेख है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना के बाद NRC के आंकड़े जारी किए गए थे। हाल ही में असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतनीकरण, यानी अद्यतनीकरण का मतलब यहाँ पर ये है अपडेट से है। असम में NRC का अद्यतनीकरण यानी अपडेटिंग NRC इन असम, ये क्या है, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही ये देखा गया है कि बांग्लादेश में लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में विशेष असम में अवैध तरीके से रहने लगे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भी वे वापस नहीं गए। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है, देखिए असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भारतीय नागरिक के नाम शामिल हैं। इसमें 1951 की जनगणना के दौरान अद्यतनीकरण किया गया था। अवैध शरणार्थी को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप इन शरणार्थियों और मूल निवासियों में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही। अवैध विदेशी शरणार्थी के खिलाफ असम आंदोलन 1979 से 1985 के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अखिल असम छात्र संघ AASU, अखिल असम स्टूडेंट यूनियन, अखिल असम गण संग्राम परिषद AAGSP के बीच 15 अगस्त 1985 को क्या हुआ, असम समझौते में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले की पहचान तथा उन्हें वापस भेजने के लिए एक अंतिम तिथि 24 मार्च 1971 निर्धारित की गई। बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और असम हेतु विशेष प्रावधान के रूप में अनुच्छेद 6A शामिल किया गया। फिर से देखिए, मई 2005 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और असम अखिल स्टूडेंट यूनियन के बीच त्रिपक्षीय बैठक में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 1971 के अद्यतनीकरण पर सहमति बनी और आगे चल करके उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए 2013 में अद्यतनीकरण का कार्य शुरू हुआ। हाल ही में असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिक एवं पंजीकरण राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के अनुरूप अद्यतनीकरण करने का कार्य जारी है। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे, स्पेशल स्टेटस ऑफ फॉरेन रेसिडेंट। भारत सरकार की ओर से विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार उनको नागरिकता से अलग विशेष दर्जे में रखा है। ऐसे 3 प्रमुख दर्जे हैं: अनिवासी NRIs, नॉन रेसिडेंस इंडियन। ये भारत के नागरिक होते हैं एवं भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु नौकरी या
व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं। प्रायः ये यदि कोई भारतीय नागरिक लंबे समय तक विदेश में रहता है या अनिश्चित काल तक भारत के बाहर रहने की मंशा प्रकट करता है तो उसे NRI निवासी भारतीय कहते हैं। आप इससे नोट्स बना सकते हो, जैसा लिखा है बिल्कुल नोट्स है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आगे देखते हैं हम लोग। अनिवासी भारतीय के लिए एक स्लाइड है। अनिवासी भारतीय NRI का अर्थ ऐसे व्यक्तिक नागरिक से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, यानी भारत से बाहर रहेंगे, विदेश में रहेंगे, किसी भी देश में मान लो सऊदी अरब, अमेरिका, अफगानिस्तान, जहाँ भी मान लो, और वो भारतीय नागरिक हैं, या जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के दायरे में विदेश में भारतीय नागरिक के कार्ड धारक हैं। जिन व्यक्तियों के पास भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड है, कब 19 अगस्त 2002 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना नंबर 26,011/4/98 के तहत पंजीकृत है, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक माना जाता है। मई 2015 में आधिकारिक सूचना के आधार पर ये हुआ। फिर भारतीय मूल के यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या है? वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहे हों परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। गौरतलब है कि व्यक्ति पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन का नागरिक है या कभी रहा है, वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं होंगे। यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि यदि पाकिस्तान में या श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, अफगानिस्तान या चीन का नागरिक है तो क्या उससे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे? तो हम लोग कहेंगे नहीं मानेंगे साहब। आगे देखिए, भारत के समुद्र पारी नागरिक OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या है? कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन में घोषित किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है, निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी करने पर वह भारत के समुद्र पारी नागरिक की श्रेणी में आता है। कौन सी ऐसी शर्तें हैं देख लीजिए। समुद्र पारी नागरिक श्रेणी में आता है पूरी आयु व क्षमता का वह व्यक्ति जो अभी किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान के लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रह चुका है, अथवा संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता है, अथवा किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया, यानी एक्विजिशन हो गया। यदि वह उपयुक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटी, बेटा, पोता, पोती या नाती, नातिन है, अनिवासी भारतीय NRI या भारतीय मूल के व्यक्ति PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के समुद्र पारी OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समानता व असमानता के बिंदु निम्नलिखित हैं। वो कौन से बिंदु हैं? इनको हम आपको कराए दे रहे हैं। में भारतीय नागरिक के नाम शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के दौरान अद्यतनीकरण किया गया। अवैध शरणार्थियों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप इन शरणार्थियों और मूल निवासियों में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रही। अवैध विदेशी शरणार्थियों के खिलाफ असम आंदोलन 1979 से 85 के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अखिल असम छात्र संघ AASU, अखिल असम तो हो गया यार। अब हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा बचा है। तुलना का आधार क्या होगा? यानी नागरिकता, ना भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक यानी PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विदेशी नागरिक विदेश में। तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं।